हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आप सभी का जो ईओ का ऑफिशियल आंसर की है वह दोस्तों रिलीज़ कर दी जा चुकी है और आप सभी भाई बंधुओं ने दोस्तों अपने अपने आंसर्स को मिला लिया होगा। अब दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वह यह तो मान के चलिए कि लगभग 225 से अगर आप लोगों के अधिक ही नंबर हैं तो तब आप लोग दोस्तों अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों 225 से कम नंबर जिनके भी है, जनरल कैटेगरी की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, तो वो लोग दोस्तों थोड़ा सा अभी दिक्कतों में आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे को लगता नहीं है कि मेरिट इतनी ज़्यादा कम जाने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को अब क्या करना है कि आगे जो आपका एग्ज़ाम होना है आर ओ ए आर ओ का, इस पे दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। जिन लोगों के दोस्तों नंबर इसमें नहीं बन पा रहे हैं उनकी उम्मीदों के मुताबिक, तो दोस्तों आप लोग आर ओ ए आर ओ की तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। आपको दोस्तों अच्छे परिणाम उसमें देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों इसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएस का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे, अगर किसी ने मेरी सभी प्रैक्टिस सेट वगैरह को लगाया होगा तो आप लोगों ने दोस्तों खुद देखा होगा कि जीएस में हमारे कम से कम 30 से 40 प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट से दोस्तों पूछे गए थे। और वहीं दोस्तों हिंदी में भी जो मैंने आप लोगों को वर्तनी वगैरह लिखाई थी या फिर जो भी आप लोगों को मैंने प्रश्न वगैरह कराए थे, उसमें से दोस्तों हमें अधिकतम प्रश्न देखने के लिए मिले थे। तो दोस्तों आप लोग इन सभी वीडियोस को चेक करते रहिएगा। इससे आपको दोस्तों अपनी तैयारी को जांचने में परखने में सहायता भी मिलेगी। और दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इस वीडियोस को बनाया जाता है, तो दोस्तों आपको इनमें से प्रश्न देखने के लिए भी आपकी परीक्षाओं में मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा समय न खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य सूची में दोस्तों वर्तमान में कुल 61 विषय हैं। वही दोस्तों जो हमारी संघ सूची है उसमें कुल 100 विषय और दोस्तों समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपनी शपथ किसके सामने लेता है? तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने लोकसभा के अध्यक्ष बनने की कोई शपथ लेता ही नहीं है। वह दोस्तों लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61वां संविधान संशोधन कराया गया था दोस्तों 1989 में, और इसके तहत दोस्तों जो वोट डालने की उम्र थी उसको 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो दोस्तों संसद के जो दो सेशन होंगे उसमें अधिकतम कितना समय लग सकता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। संसद के दोस्तों दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। अब दोस्तों आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि दोस्तों जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है उसकी भी दोस्तों अधिकतम जो वैधता होती है वह 6 महीने की ही होती है। वह इसीलिए होती है दोस्तों कि संसद के जो दो दो सेशन होंगे उनके बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल रहता है, और 6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों संसद सत्र में आ जाती है और उस कानून को चेक कर सकती है। अगला प्रश्न हमारा, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा कौन से दो हिमालय अलग होते हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय, यानी कि दोस्तों महान हिमालय और ट्रांस हिमालय इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होते हैं। वहीं दोस्तों महान हिमालय और लघु हिमालय, जिसे हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं, वह दोस्तों हमारे MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं। और वहीं दोस्तों जो हमारा मध्य हिमालय है वो आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक से दोस्तों MBT के द्वारा यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अगला प्रश्न हमारा, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के जो तटीय क्षेत्र है उसको दोस्तों हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण कहलाएगा, और दोस्तों कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर के हमारा केरल तक का जो तटीय क्षेत्र है वह मालाबार तट कहलाएगा, और दोस्तों जो हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो हमारा तट पड़ता है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? अब दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। भारत के दोस्तों कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो गुजरात, गुजरात के बाद नीचे दोस्तों इसके नीचे मिलेगा हमको महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा दोस्तों हमारा वहीं पर उड़ीसा पड़ेगा, और उसके ऊपर पे को पश्चिम बंगाल। ये 9 हमारे ऐसे राज्य हैं जो भारत के तट रेखा से लगे हुए राज्य हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी सिंधु की पंचनद में शामिल नदी नहीं है?
अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि सिंधु का एक पंचनद बनता है जो कि इसकी प्रमुख 5 सहायक नदियों से मिलकर के बनाया जाता है। अब दोस्तों आपने बताना है कि इसमें से कौन सी एक नदी उस पंचनद में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी दोस्तों सिंधु की पंचनद में शामिल नदी नहीं है। अब दोस्तों सिंधु की पंचनद में शामिल नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, यह 5 नदियाँ दोस्तों सिंधु की पंचनद में शामिल नदियाँ हैं। अगला प्रश्न हमारा, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश दोस्तों बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला शासक था। वहीं दोस्तों आपने इल्तुतमिश से ध्यान में रखना है कि इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा, किस गवर्नर जनरल के समय 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय दोस्तों 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। अब दोस्तों इससे एक प्रश्न और बन सकता है कि जब हमारे उत्तराखंड में संगोली की संधि हुई थी अंग्रेजों व नेपालियों के मध्य, गोरखाओं के मध्य, तो दोस्तों उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स ही उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी डी सावरकर ने दोस्तों 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वही दोस्तों डिजरायली ने इसको क्या बोला था? तो दोस्तों डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। सिपाही विद्रोह दोस्तों किसने कहा था? तो सिपाही विद्रोह दोस्तों लॉरेंस व सीले ने कहा था। और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र दोस्तों डब्ल्यू टेलर ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध कथन काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का दोस्तों यह कथन है। वहीं दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, वह दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखा गया था वर्ष 1882 में बंगाली भाषा में। अगला प्रश्न हमारा, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूवेन हॉक को दोस्तों जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में ही पाया जाता है? तो दोस्तों आरएनए जो है ऑप्शन बी हमारा, यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में ही पाया जाता है। अब दोस्तों इनकी फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए की फुल फॉर्म है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न हमारा, रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से अल्पकालिक अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है वह ब्याज दर क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसी ब्याज दर दोस्तों रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। वही दोस्तों अगर प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया जाए और पूछा जाए कि कमर्शियल बैंक अगर रिजर्व बैंक से अल्पकालिक अवधि के लिए ब्याज दर पर नकदी प्राप्त करेंगे तो उस रेट को क्या बोला जाएगा? तो उस रेट को दोस्तों रेपो रेट बोला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब शिफ्ट किया गया था? तो दोस्तों पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में करी गई थी, लेकिन दोस्तों जो इसका मुख्यालय है वह मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो ऑप्शन सी 1937 में शिफ्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 2 जून 2014 को अस्तित्व में आए तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन किया गया था? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अंतिम जो गठित राज्य है हमारा वह 2014 को दोस्तों तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। अब दोस्तों आपने बताना कि किस आयोग का संबंध तेलंगाना राज्य के निर्माण से संबंधित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण आयोग का संबंध दोस्तों तेलंगाना राज्य के निर्माण से संबंधित है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि तेलंगाना जो राज्य है यह आंध्र प्रदेश से होकर के अलग हुआ है। अब दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है यह भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब दोस्तों आपने कुछ समितियां प्रमुख ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि कुल 22 बड़ी छोटी समितियों का निर्माण किया गया था हमारी संविधान सभा के द्वारा, जिसमें से दोस्तों 8 प्रमुख कुछ समितियां हैं हमारी। आपने उन सभी को दोस्तों ध्यान में रखना है भली भांति। इसमें से दोस्तों कुछ डिस्कस हम लोग यहीं पर कर लेते हैं।
जैसे कि दोस्तों मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी दोस्तों सरदार पटेल ही थे। वहीं दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष यह भी दोस्तों सरदार पटेल ही थे, और प्रांतीय संविधान जो समिति बनी थी हमारी, उसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। वहीं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो हैं यह संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और राजेंद्र प्रसाद दोस्तों हमारी संचालन समिति और झंडा समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न भाषाओं में से कौन सी भाषा मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा मूल संविधान था इसमें दोस्तों कुल 8 ही अनुसूचियाँ थी, और दोस्तों जो इसमें 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषाओं की चर्चा करी गई है, और तब दोस्तों इसमें कुल 14 भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा मिला था। अब दोस्तों आपने बताना कि उन 14 में से इन 4 में से ऐसी कौन सी भाषा है जो उन 14 भाषाओं में शामिल नहीं थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोंकणी भाषा दोस्तों उसमें शामिल नहीं थी। अब देखिए दोस्तों, कोंकणी जो भाषा है हमारी, इसको बाद में शामिल किया गया था, और दोस्तों यह इसको शामिल किया गया था दोस्तों हमारा जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसके तहत कोंकणी को दोस्तों राजभाषा का दर्जा मिला था। इसी दोस्तों 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी को, इसके अलावा मणिपुरी को और नेपाली, इन तीनों ही भाषाओं को हमारी 8वीं अनुसूची में जगह मिली थी, और वर्तमान में दोस्तों हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। अगला प्रश्न हमारा, भाग 14 के ए में प्रशासनिक अधिकरण किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि भाग 14 में लोक सेवा आयोग की चर्चा है, और भाग 14 के ए में प्रशासनिक अधिकरण को दोस्तों बाद में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था आप लोगों ने ये बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि दोस्तों 1976 में हुआ था। इसके तहत दोस्तों भाग 14 के ए में प्रशासनिक अधिकरण को जोड़ा गया था। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन है हमारा, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा हमारे संविधान में काफ़ी अधिक मात्रा में चेंज किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आयन मंडल में दोस्तों संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। अब दोस्तों जितने भी हमारे संचार के उपग्रह होते हैं ना, इसको दोस्तों हम आयन मंडल में स्थापित कर देते हैं, और इससे दोस्तों हमें रेडियो सिग्नल प्राप्त होते हैं धरती पर, ठीक है, जिसके जरिए दोस्तों हम लोग टीवी, टेलीविजन, रेडियो वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? अब दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है, इसे दोस्तों भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, और दोस्तों ये कुल मिला के भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपने दोस्तों बताना कि इन 4 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें से होकर के यह नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना दोस्तों ऐसा राज्य है जहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। अब दोस्तों 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये 5 राज्यों से हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर दोस्तों दक्षिणी अंडमान में स्थित है। वहीं दोस्तों उत्तरी अंडमान में अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्डमम की पहाड़ी दोस्तों, जो कि केरल में स्थित है। इसे दोस्तों इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, और यह दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। अगला प्रश्न हमारा, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1906 के दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का दोस्तों जो प्रयोग है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। वहीं दोस्तों पूर्ण स्वराज का जो नारा है यह 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान JL नेहरू की अध्यक्षता में दिया गया था। अब दोस्तों दादा भाई नौरोजी से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि दोस्तों यह कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, और इसी के अलावा आपने इनके बारे में यह भी ध्यान में रखना है कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। या दोस्तों 3 बार अध्यक्ष कब रहे थे, यह प्रश्न भी बनता है। तो एक बार दोस्तों 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, फिर दोस्तों 1893 के लाहौर अधिवेशन में, और तीसरी बार दोस्तों 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी। और वही दोस्तों इनकी एक प्रमुख प्रसिद्ध जो पुस्तक है जिसके बारे में प्रश्न बनते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह दोस्तों दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने दोस्तों धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में बताया था। अगला प्रश्न हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था?
अब दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरजानंद दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था। वहीं दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि इनके द्वारा किसकी स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके द्वारा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करी गई थी 1875 में बंबई में। अगला प्रश्न हमारा, ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों ऑपरेशन जीरो ओवर का सीधा सीधा संबंध है। देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई से दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था और 9 अगस्त 1942 को दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर को प्रारंभ कर दिया गया था। इसके द्वारा दोस्तों क्या हो रहा था कि जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको दोस्तों सीधे सीधे गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। अगला प्रश्न हमारा, चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजावुर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। आपने दोस्तों सुना भी होगा कि जो एक राजा थे, चोल जो साम्राज्य के राजा थे, इनके द्वारा दोस्तों ऐसे मंदिर का निर्माण कराया गया है जिसके ऊपर दोस्तों कुछ बहुत ही भारी पत्थर रखा गया था, जिसके दोस्तों अभी भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो रखी है कि उतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर रख सके। तो दोस्तों ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है और इससे प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी सारे बनते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों यह है। तंजावुर का दोस्तों बृहदेश्वर जो मंदिर है, यह दोस्तों चोल शासक राजा राज प्रथम ने बनवाया था और दोस्तों इसका प्रारंभिक नाम राज राजेश्वर शिव मंदिर था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा वैज्ञानिक उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है। तो दोस्तों हवा के जो दाब होता है, जो वायु का दाब होता है, प्रेशर जो होता है, उसको मापने के काम में कौन सा मीटर आता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर दोस्तों वायु दाब मापने के काम आता है। वहीं दोस्तों फेदोमीटर किस काम आता है। तो दोस्तों फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के काम आता है और अमीटर दोस्तों विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न हमारा, पुष्पों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एंथोलॉजी दोस्तों पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। वहीं दोस्तों एपी कल्चर क्या कहलाता है। तो एपी कल्चर दोस्तों मधुमक्खी जो पालन का अध्ययन होता है, जो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है उसको दोस्तों एपी कल्चर कहते हैं। और वही दोस्तों फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोला जाता है और दोस्तों कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 1988 को दोस्तों हमारा जो मुंबई है यहाँ पर दोस्तों सेबी की स्थापना करी गई थी। वहीं दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो हम मुंबई में ही है, आपने इसको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो कि हमारे 3 बड़े बड़े महानगरों में यानी कि कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थापित हैं। अगला प्रश्न हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी। अब दोस्तों नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर करी गई थी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिव रमन समिति की सिफारिश के आधार पर दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में करी गई थी। दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं। तो साजी केवी दोस्तों, जो शाजी केवी हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिक्किम को भारत का राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन कराया गया था दोस्तों 1975 में। इसके तहत दोस्तों सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एच.सी. मुखर्जी के साथ संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया था। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं और इसके अलावा जो एच.सी. मुखर्जी हैं, इनको दोस्तों हमारे संविधान सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर को, इसमें इन्हें दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन दोस्तों बाद में आप सभी ने यह भी सुना होगा कि हमारी संविधान सभा में कुल 2 उपाध्यक्ष हुए थे। तो दोस्तों ऐसा हुआ था कि बाद में एक उपाध्यक्ष और चुने गए थे। अब ये दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.टी. कृष्णामाचारी दोस्तों हमारे संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। और दोस्तों इन्हें चुना कब गया था। तो 16 जुलाई 1948 को दोस्तों इन्हें उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि राज्यसभा के सदस्य जो हैं इनका चुनाव दोस्तों 2 तरीके से होता है। एक तो दोस्तों विधानसभा के जो जितने भी सदस्य होते हैं इनके द्वारा दोस्तों इनका चुनाव किया जाता है, और वहीं दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। राष्ट्रपति जी दोस्तों कुल 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा के, इनको दोस्तों कला, संस्कृति, साहित्य इन सभी क्षेत्रों से चुनते हैं।
तो दोस्तों आपने बताना कि जो राष्ट्रपति जी चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं, यह प्रावधान दोस्तों हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह प्रावधान दोस्तों हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। और वहीं दोस्तों जो इनको विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, यानी कि दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को जो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, यह प्रावधान दोस्तों हमने कहाँ से लिया? तो यह दोस्तों हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न हमारा, प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री किसने कहा है? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। के एम मुंशी ने दोस्तों प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री कहा था। वहीं दोस्तों प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना को संविधान का हृदय या फिर आत्मा किसने कहा था? तो दोस्तों ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। और वहीं दोस्तों कृष्णा स्वामी अय्यर, इनके बारे में भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि दोस्तों इनके बारे में भी आपने ध्यान में रखना है कि यह प्रारूप समिति के दोस्तों एक सदस्य के तौर पर इन्होंने काम भी कर रखा है। और वही दोस्तों NA पालकीवाला के बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यांग्याब दर्रे के पास से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। वही दोस्तों जो यांग्याब दर्रा है यह तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। वहीं दोस्तों बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य में स्थित है। लेकिन दोस्तों दिफू और पांगसाड़, ये जो दो दर्रे हैं, यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे पहले तो आपने इसी को ध्यान में रखना है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2696 मीटर है। और वहीं दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2637 मीटर है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस फसल को काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है? अब दोस्तों इन चार फसलों में से किस फसल को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जो ज्वार की फसल है दोस्तों, इसे काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों जितने भी मरुस्थल वाले इलाके होते हैं, यानी कि दोस्तों राजस्थान का जो इलाका है, वहाँ पर दोस्तों अधिकतम मात्रा में ज्वार बाजरा उगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुंबई CST में दोस्तों मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। वहीं दोस्तों जो दिल्ली है, यहाँ पर हमारे उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। प्रयागराज में दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? अब दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, इसकी दोस्तों स्थापना, इसका जो दोस्तों गठन है, वह दिसंबर 1953 में किया गया था। और इसमें दोस्तों कुल 3 सदस्य थे। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वह फजल अली थे, इसीलिए दोस्तों इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों इसके जो 2 सदस्य थे वह KM मुंशी, यह दोस्तों नहीं थे, इसमें हमारे ये नहीं आएंगे। और दोस्तों HN कुंजरू और KM पड्डीकर, यह दोस्तों फजल अली के साथ इसके 2 अन्य सदस्य थे। अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूनेस्को का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह हमारे पेरिस, जो दोस्तों फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पर स्थित है। वही दोस्तों प्रश्न बनता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 16 नवंबर 1945 को दोस्तों लंदन में यूनेस्को की दोस्तों स्थापना करी गई थी। और वर्तमान में दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? अब दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो चर्चा है, ये हमारे आर्टिकल 61 के तहत करी गई है। आपने बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस एक सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, किसी भी सदन के द्वारा दोस्तों लगाया जा सकता है। अब दोस्तों किसी भी सदन में विधानसभा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर संसद बोला हुआ है, तो संसद में दोस्तों हमारे लोकसभा और राज्यसभा ही, इसमें से किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दल बदल विरोधी विधेयक दोस्तों राजीव गांधी के समय पारित हुआ था। अब दोस्तों यह पूछा जाता है कि दल बदल जो हमारा विरोधी विधेयक है, इसकी चर्चा किस अनुसूची में करी गई है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी विधेयक की चर्चा करी गई है। और इसे दोस्तों 10वीं जो अनुसूची है, इसे 52वें संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों 1985 में हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सिकंदर महान के जो गुरु थे अरस्तु, इनको दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों जंतु विज्ञान को 2 भागों में बांटा, एक दोस्तों जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान।
अगला प्रश्न हमारा, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किससे संबंधित है, यानी कि दोस्तों किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों करो या मरो का प्रसिद्ध नारा संबंधित है। और यह नारा दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में आयकर को क्या कहा जा सकता है। अब दोस्तों इन चारों में से जो हमारा आयकर है, यानी कि दोस्तों जो इनकम टैक्स है, इसको क्या बोला जा सकता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में दोस्तों आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कर कहा जा सकता है। अब दोस्तों प्रत्यक्ष कर तो वो है कि जो डायरेक्ट टैक्स लगता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन दोस्तों प्रगामी का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपका आयकर यानी कि इनकम टैक्स भी आपकी बढ़ेगी। अगला प्रश्न हमारा, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एजी दोस्तों चांदी का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक प्रतीक है। वहीं दोस्तों जो एयू है यह सोने का रासायनिक प्रतीक है, एफई दोस्तों आयरन का रासायनिक प्रतीक है, और वहीं दोस्तों जो पीबी है यह लेड यानी कि सीसे का रासायनिक प्रतीक है। अगला प्रश्न हमारा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है। अब दोस्तों इन चारों में से ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। यह दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण है। हालांकि दोस्तों सूर्य का प्रकाश भी, सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह भी दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति करता है, लेकिन दोस्तों इससे भी कई ज़्यादा गुना चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। क्यों दोस्तों ऐसा होता है। तो ऐसा इसलिए है कि क्योंकि दोस्तों जो हमारा चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा निकट है। अगला और हमारे आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं। दोस्तों आपने क्रम बताना है कि सबसे पहला कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस प्रकार से आप लोगों ने क्रम बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। यह 3 राज्य दोस्तों सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य हैं। वहीं दोस्तों पूछा जाता है कि इसके अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो दोस्तों नागालैंड, केरल और गोवा, यह दोस्तों सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य हैं। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप लोगों की किसी प्रकार की कोई राय है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और वहीं दोस्तों मैं आप लोगों को कई सारी वीडियो जीएस के ऊपर और हमारे दोस्तों उत्तराखंड के ऊपर मैं आप लोगों को कई सारी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस दे चुका हूँ। आप लोग दोस्तों डायरेक्ट मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से दोस्तों उन सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और वहीं दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के भी उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।